यस, देखिए अब त्रिकोणमिति फलनों के लिए चिन्ह ज्ञात करना है ना। तो उसमें अपन ने त्रिकोणमिति समीकरणों के मैंने हल लिखवा रखे हैं आपको। साइन एक्स बराबर 0 का एन पाई, टेन एक्स बराबर 0 का एन पाई और कोस एक्स बराबर 0 का 2n+1 पाई बटा 2, और साइन एक्स बराबर साइन वाई का हल x बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन वाई, कोस एक्स बराबर कोस वाई टाइप की समीकरण का ये था एन 2n पाई प्लस माइनस वाई, टेन एक्स बराबर टेन वाई टाइप की समीकरण का हल था x बराबर एन पाई प्लस वाई, है ना। जैसे आपका फलन है साइन 3x, इस फलन का 0 से पाई अंतराल में ज्ञात करना है ना। चलिए, तो साइन 3x बराबर 0 रखा, तो 3x बराबर एन पाई, साइन बराबर 0 का व्यापक हल होता है एन पाई, तो x बराबर एन पाई बटा 3। इसमें n का मान 0, 1, 2, 3 आदि अगर अपन रखें तो इस अंतराल में, ये जो अंतराल दे रखा था उसने 0 से पाई में, उसमें क्रांतिक बिंदु आएंगे अपने, है ना भाई। 0 रखोगे, 0 रखने से आएगा आपका 0, है ना। 1 रखोगे तो पाई बटा 3, ये भी 0 से पाई के बीच का ही मान है। 2 रखोगे 2 पाई बटा 3, ये भी 2 उसी के बीच का मान है। और 3 रखोगे तो पाई आ जाएगा जो इसका अंतिम बिंदु है ना। तो 0 पाई और पाई बटा 3, 2 पाई बटा 3 ये आ रहा है ना। तो अब जैसे 3 अंतराल हो गए, ये 1 अंतराल, 2 अंतराल और तीसरा ये अंतराल, है ना। तो 0 से पाई बटा 3 के बीच में हम ये चेक करना चाहते हैं कि 3x कोण का, क्योंकि अपना कोण जो था मेन फलन का वो 3x है, 3x कोण कौन से चतुर्थांश में आएगा, है ना। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू पाई बटा 3, इस वाले अंतराल में, फर्स्ट वाले अंतराल में, है ना। ये संख्या रेखा आपकी, संख्या रेखा क्या, वो त्रिकोणमिति का वो अंतराल बताना है। ये 0, ये पाई बटा 3, 2 पाई बटा 3 और ये पाई, ये एक अंतराल, दूसरा अंतराल, ये तीसरा अंतराल, है ना। तो पहले अंतराल में चेक कर रहे हैं 0 से पाई बटा 3 में, है ना। तो 0 इज लेस देन x, x लेस देन पाई बटा 3। कोण को 3x बनाने के लिए तीनों में 3 का गुणा करो, तीनों पक्षों में। तो 0 में तो 3 का गुणा होगा, 0 ही रहेगा, ये 3x बन जाएगा, इसमें 3 का गुणा करोगे पाई। इसका मतलब 3x कोण आपका 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई का मतलब पहला चतुर्थांश और तीसरा चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, है ना। 3x कोण फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में है, जिसमें साइन 3x का मान धनात्मक होता है पहले में भी और दूसरे में भी, है ना। इसलिए ये ग्रेटर देन 0 है, साइन 3x का मान धनात्मक होगा, 0 से बड़ा होगा। अब जैसे दूसरा अंतराल लें, पाई बटा 3 से 2 पाई बटा 3 वाला, ये वाला अंतराल, है ना। पाई बटा 3 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 2 पाई बटा 3, फिर वही 3 से गुणा किया, 3x कोण बनाने के लिए, है ना। तो 3x से गुणा करोगे इनको तो आपका हो गया ये पाई लेस देन इक्वल 3x, उसमें भी 3 कट जाएगा, लेस देन इक्वल 2 पाई। इसका मतलब ये 3x कोण है पाई से 2 पाई के बीच में, पाई से 2 पाई का मतलब थर्ड फोर्थ चतुर्थांश में। थर्ड फोर्थ चतुर्थांश का मतलब हुआ जिसमें साइन का मान ऋणात्मक होता है ना। तो साइन 3x इज लेस देन टू 0। अब जैसे तीसरा अंतराल था आपका 2 पाई बटा 3 से पाई तक, है ना। तो 2 पाई बटा 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू पाई, फिर वही 3 से गुणा किया, है ना। 3 से गुणा करते ही ये 2 पाई रह जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये 3 पाई हो जाएगा। इसका मतलब 2 पाई से 3 पाई के बीच में है। 2 पाई से 3 पाई के बीच का मतलब सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड चतुर्थांश आ गए भाई। 2 पाई पे एक राउंड कंप्लीट हो जाता है, 3 पाई का मतलब हो गया फर्स्ट और सेकंड चतुर्थांश भी उसमें आ गए, है ना। फर्स्ट और सेकंड चतुर्थांश आ गए, जिसमें साइन 3x का मान 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना। ऐसे करके इसका पता चल जाता है। और देखो जैसे cos 2x है, इस फलन का 0 से पाई अंतराल में, छोटा ब्रैकेट है जिसमें ये शामिल नहीं है, 0 और पाई नहीं लेना है ना, इसमें पता लगाना है। तो cos 2x बराबर 0, तो cos 2x वाली समीकरण cos x बराबर 0 का व्यापक हल था 2n+1 पाई बटा 2, 2x के लिए लगेगा ये हल, है ना, ठीक है।
अब x बराबर हो जाएगा 2n + 1 π/4। अब रखें इसमें n बराबर 0 और 1 रखने पर इन अंतराल के बीच में के मान आ रहे हैं। 0 रखोगे तो π/4 आएगा जो इसी अंतराल में, 1 रखोगे तो 3 π/4 आएगा वो भी इस अंतराल में, है ना। 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 और 1 5 π/4 जो इससे भी बाहर चल जाएगा पाई से भी, तो वो लेना नहीं है हमें, है ना। तो बस ये दो आ रहे हैं अपने, तो संख्या रेखा पर ये 2 अंतराल आए अपने, है ना। π/4, 3 π/4 और आगे 0 और पीछे पाई। तो इसमें चेक कर लेते हैं, जैसे 0 से π/4 में, है ना। 0 से π/4 में आपका हुआ 0 < x π/4। अपना कोण है 2x, 2x बनाने के लिए 2 से गुणा किया अपन ने, इसमें तो 0 ही रहेगा, ये 2x हो जाएगा, ये π/2 हो गया। इसका मतलब 2x कोण 0 से π/2 के बीच में, π/2 मतलब 0 से 90 के बीच में। तो ये तो पहला चतुर्थांश हुआ, फर्स्ट में सभी धनात्मक होते हैं। 2x कोण फर्स्ट सेकंड का है जिसमें cos 2x 0 से बड़ा होगा, है ना। अब दूसरा अंतराल लेते हैं π/4 से 3 π/4, π/4 से 3 π/4 के बीच में होगा, ठीक है ना। लेस देन का चिन्ह इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें छोटा ब्रैकेट था, है ना, अंतराल जो दे रखा था उसमें। तो फिर वही 2 से गुणा किया, तो 2 से गुणा करते ही ये π/2 रह जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 3 π/2। तो 90 से 270 के बीच में आ रहा है। 90 से 270 के बीच का मतलब हो गया आपका दूसरा और तीसरा चतुर्थांश आ रहा है। दूसरे और तीसरे चतुर्थांश दोनों में ही कोस ऋणात्मक होता है, लेस देन 0 होता है ना। तो जिसमें cos 2x लेस देन 0, ठीक है ना, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। अब तीसरा और लास्ट अंतराल 3 π/4 से पाई के बीच में हो x, फिर वो 2 से गुणा किया 2x कोण बनाने के लिए, तो 3 π/2 2x और ये 2 पाई। तो ये 2x कोण अब जा रहा है आपका 3 π/2 से 2 पाई के बीच में, यानी 270 से 360 के बीच में चौथे चतुर्थांश में, जिसमें cos 2x का मान धनात्मक होगा, 0 से बड़ा होगा, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो ये सारी बातें अब अपनी कंप्लीट है, प्रारंभिक समीकरणों से संबंधित है। अब हम मेन बात पे आते हैं, वर्धमान और ह्रासमान फलन। देखिए, अगर कोई वास्तविक फलन f के मान में i एक विवृत अंतराल हो, ओपन इंटरवल, और x1 x2 उसी अंतराल के कोई बिंदु हो, दो, है ना, तो अंतराल में फलन वर्धमान होता है यदि x1 < x2 का मतलब होगा fx1 < fx2 लेस देन और इक्वल टू। मतलब अगर x का मान बढ़ता है, x2 इज ग्रेटर देन x1 का मतलब होगा fx2 ग्रेटर देन fx1, मतलब x का मान बढ़ने के साथ साथ fx का मान भी बढ़ता हो या ज़्यादा बराबर होता हो, तो फलन वर्धमान कहलाता है ना, वर्धमान, ठीक है ना। जैसे ये है आपका, ये यहाँ पे x के मान आ रहे हैं, ये fx के मान है इधर, है ना, ये फलन का वक्र है। तो यहाँ पर जैसे x1 पर ये फलन का मान है fx1, x2 पे फलन का मान fx2 बढ़ रहा है, यहाँ पे जाके फिर बराबर भी हो गया ये, है ना, x3 पर भी fx2 ही आ रहा है, तो कहीं बराबर हो जाता है या फिर बढ़ता ही रहता है ना। तो x का मान बढ़ने पर यदि fx का मान भी बढ़ता हो या ज़्यादा बराबर होता हो तो फलन वर्धमान कहलाता है। और अगर निरंतर बढ़ ही रहा है इस तरह से, जैसे इस तरह से फलन का वक्र आ रहा है, तो यहाँ x1 पर fx1, x2 पे फलन का मान fx2 जो लगातार बढ़ रहा है, ये कहीं भी लोगे आप बढ़ता हुआ मान ही आएगा, कहीं पे बराबर नहीं आ रहा। तो इसलिए यदि x1 < x2 का अर्थ होगा fx1 < fx2 या x2 x2 ग्रेटर देन x1 का मतलब हुआ fx2 ग्रेटर देन fx1, यानी लगातार x का मान बढ़े और y का मान भी बढ़े, तो ये फलन निरंतर वर्धमान कहलाएगा, है ना। अगला टॉपिक आता है
हासमान, अंतराल I में फलन हासमान कहलाता है यदि x1 लेस देन x2, मतलब x का मान अगर बढ़े और फलन का मान घट जाए, fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2, या x2 ग्रेटर देन x1 का मतलब fx2 लेस देन fx1। जैसे यूँ आ रहा है ये फलन का वक्र, है ना, तो ये x1 पर फलन का मान बढ़ा है, x2 पर फलन का मान कम हो गया, x3 पर फलन का मान बराबर चल रहा है ना। तो इस तरह से या तो लगातार घट रहा है या फिर बराबर हो जाता है कहीं पे, उस स्थिति में फलन को हासमान कहते हैं। और अगर लगातार घट ही रहा है फिर तो वो निरंतर हासमान कहलाता है। ये इस तरह से अगर फलन लगातार घट ही रहा है, x1 का मान x2 पर fx1 आ रहा है, x1 पर, x2 पर fx2 आ रहा है, x3 पे और कम हो जाएगा, x4 पे और कम हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। यानी x1 लेस देन x2 का अर्थ हो fx1 ग्रेटर देन fx2, या x2 ग्रेटर देन x1, fx2 लेस देन fx1, तो ये फलन निरंतर हासमान कहलाता है। ठीक है ना। अच्छा, यदि फलन का वक्र इस तरह का है सपोज करो, तो उसमें कुछ अंतरालों पर, कुछ उप अंतरालों पर कहीं तो वर्धमान आ रहा है और कहीं पर वो हासमान आ रहा है। जैसे यहाँ पर चलेंगे आप तो फलन का मान बढ़ने पर बढ़ रहा है ना, और यहाँ के बाद फिर फलन का मान घटने लग जाएगा, हासमान आ रहा है, ऐसे फिर वर्धमान आए फिर हासमान। तो इस तरह से पूरे अंतराल में वो फलन ना तो वर्धमान कहलाएगा और ना ही हासमान कहलाएगा, है ना, ना वर्धमान होता है ना हासमान होता है। ठीक है। अगला टॉपिक आता है अपना अवकलज की सहायता से वर्धमान या हासमान फलन की जांच करना। देखिए, यदि कोई फलन fx अंतराल बड़ा ब्रैकेट समवर्त अंतराल है ना ए बी में संततता और अवकलनीयता अपन पढ़ेंगे बाद में, और ए बी में अवकलनीय हो, तो ये फलन इस ए बी में वर्धमान होता है यदि प्रत्येक बिंदु पर x1 x2 इज एलिमेंट ऑफ ए बी के लिए f डैश x यानी फलन का अवकलज का मान ग्रेटर देन 0 हो, धनात्मक हो, तो फलन वर्धमान कहलाता है। और अगर f डैश x लेस देन 0 हो तो फलन हासमान कहलाता है। यदि फलन अंतराल में इस प्रकार हो कि f डैश x लेस देन 0 हो, ये f डैश x लेस देन 0 हो तो फलन हासमान कहलाता है। ठीक है। देखिए, सिद्ध करो fx बराबर 7x माइनस 3 संपूर्ण r में यानी वास्तविक संख्याओं पर, है ना, पूरी वास्तविक संख्याओं के लिए वर्धमान है। तो f डैश x निकाला तो वो 7 आएगा, 7 एक धनात्मक राशि है ना। तो अभी नियम पढ़ा है हमने कि अगर f डैश x इज ग्रेटर देन 0 आ जाए तो संपूर्ण r में वर्धमान हो गया ये, है ना। और देखिए, सिद्ध करो ये फलन संपूर्ण r पर निरंतर वर्धमान है। तो ये fx है अपना x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, f डैश x निकाला 3x स्क्वायर, 3 दूनी 6x प्लस 4, इसमें 3 कॉमन ले लिया, अंदर बचा x स्क्वायर माइनस 2x और ये प्लस 4 अलग, है ना। इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए इसमें 1 जोड़ दिया। ठीक है, इसमें 1 जोड़ोगे तो 3 एकम 3 जोड़ रहे हो एक प्रकार से आप, है ना। तो ये 3 घटा भी दिया हाथों हाथ, माइनस 3 प्लस 4, तो ये तो होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ माइनस 3 प्लस 4 1 बचा आपका। तो ये तो होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर हमने नियम पढ़ लिया है धनात्मक होता है, बाहर तो प्लस का ही चिन्ह है और होल स्क्वायर धनात्मक होता है, और साथ में +1 है वो भी धनात्मक है ना। इसलिए ये संपूर्ण r में वर्धमान होगा। ठीक है ना। एक ये है, जैसे सिद्ध करो fx cos x अंतराल 0 से पाई में निरंतर हासमान है। हासमान है, पाई से 2 पाई में निरंतर वर्धमान है, और थर्ड 0 से 2 पाई में ना तो वर्धमान है और ना हासमान है। तो अपना फलन है fx बराबर cos x, तो f डैश x निकाला माइनस साइन x, है ना।
ये आया आपका एफ डैश एक्स। अब जीरो से पाई में, जीरो से पाई का मतलब हो गया फर्स्ट और सेकंड चतुर्थांश। फर्स्ट और सेकंड चतुर्थांश में साइन एक्स का चिन्ह तो धनात्मक होता है, लेकिन इसके एफ डैश एक्स के बाहर ही माइनस लग रहा है यहाँ, इसलिए एफ डैश एक्स जिस जो आया है अपना माइनस साइन एक्स, वो एक ऋणात्मक संख्या हुई जो कि ये जीरो से छोटी है, इसलिए एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है। अतः जीरो से पाई अंतराल में फलन निरंतर ह्रासमान है। अब बात करते हैं पाई से दो पाई। पाई से दो पाई का मतलब हो गया आपका तीसरा और चौथा चतुर्थांश। तीसरे और चौथे में साइन एक्स का मान होता है ऋणात्मक। एफ डैश एक्स आ रहा था आपका माइनस साइन एक्स। जब साइन एक्स का मान माइनस में होगा और ये माइनस इंटू होके फिर वो प्लस की संख्या बन जाएगी, और प्लस की संख्या यानी ग्रेटर देन जीरो होगा। ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब पाई से दो पाई अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान है। अब हम बात करें पूरे जीरो से दो पाई के बीच में, तो जीरो से पाई तक तो ये आ रहा है ह्रासमान, और पाई से दो पाई में आ रहा है वर्धमान। तो जीरो से दो पाई वाले पूरे अंतराल में ये ना तो ह्रासमान कहलाएगा ना वर्धमान, जैसा अभी अपन ने पढ़ा था नोट में, है ना। ठीक है, चलो फिर और लूँगा अभी एग्जाम्पल, होमवर्क इस अगली क्लास के बाद दूंगा, है ना।